हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो कृपया करके आप लोग एनसीईआरटी को अपने हाथों में ले लें। साथ में हाइलाइटर भी यूज करना ना भूलें, और कॉपी है तो भी बहुत अच्छा है, लिख लिख के पढ़ना बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। और इस चैप्टर को आप लोग इग्नोर नहीं करोगे क्योंकि इसका नीट में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी का लाइन का फील आज हम लोग समझेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। देखो, when an electric discharge is passed through the gaseous hydrogen, the H2 molecules dissociate and energetically excited hydrogens atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequency। जब भी आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अगर हाइड्रोजन गैस में हम लोग पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एनर्जी को वो गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। जब भी ये एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगा, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा वो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज में होगी। उसके बाद देखो, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती है उसके पास बहुत सारा सीरीज होती है, लाइंस बहुत सारा होता है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर्ड। अब जैसे जैसे डिस्कवर हुआ है वैसे वैसे उसका नाम भी रखा गया है। देखो, सबसे पहले है बाल्मर सोच इन 1855। बाल्मर ने सबसे पहले बताया है 1885 में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अब डिस्क्रीट वैल्यू जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ोगे। इट मीन्स टोटली रिलेटेड टू क्वांटा। क्वांटा से रिलेटेड है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से दो इमेज है, हम लोग पहला इमेज और दूसरा इमेज बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका भी बात हम लोग कर चुके हैं, एटॉमिक इमिशन का। ठीक है, तो अभी हम लोग को जानना है क्या चीज का, बाल्मर सीरीज का जो एक्सपेरिमेंटल क्या क्या था। देखो, इफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर expressed in terms of wave number। अगर तुम स्पेक्ट्रल लाइन को वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, देन द विजिबल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबेज द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो होगा, हाइड्रोजन लाइन जो होगा वो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा वेव नंबर के लिए, ये। और जब भी आप भी के ऊपर इस तरीके से लगा देते हो डैश, तो उसको वेव नंबर के यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो डैश लग जाती है तो वो वेव नंबर कहलाता है। अब उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 109677 इंटू 1/2² माइनस 1/n² पर सेंटीमीटर। ठीक है, जो n का वैल्यू है वो क्या है, इट इज इंटीजर इक्वल टू द ग्रेटर ऑर्डर, यानी कि ग्रेटर देन 3। ठीक है, यानी कि ये सेकंड वाला बात कर रहा है ना, यहाँ पे जो पहले सेकंड है, ठीक है, पहला एन स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा n1, और ये सॉरी n1 और ये n2। ठीक है, तो या फिर इसको भी ले सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे करना है। तो जब भी यहाँ पे 2 लिया गया है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा, यानी दो तीसरा नंबर पे। तो 2 है तो 3 को छोड़ करके चौथा पांचवा छठा इस तरीके से, यानी कि इस नंबर से ज्यादा पे आना है। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल टू 3 4 5, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज। द सीरीज इज लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला ये आप लोग याद रखोगे। उसके बाद देखो, द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन में ही हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, विजिबल रीजन में ही बाल्मर सीरीज देखने को मिलता है। उसके बाद है द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। स्वीडिश एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे स्वीडिश एक साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद है जॉन्स रीडबर्ग। ठीक है, रीडबर्ग नोटेड दैट ऑल द सीरीज ऑफ इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। उसके बाद देखो, एक स्वीडिश और रीडबर्ग दोनों मिल करके एक अलग फॉर्मूला बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1/2², तो अब वहां पे हम लोग अब क्या कर दिया गया, 1/n1² माइनस 1/n2²। बाकी इस वैल्यू को सेम रखा गया है और ये आपका वेव नंबर है।
ठीक है, ये पर सेंटीमीटर में नोट किया जा रहा है, मतलब इसका जो एसआई यूनिट है वो पर सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे N1 का जो वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा, और जबकि N2 का जो वैल्यू होगा वो N1 प्लस 1 N2 प्लस 2 N2 सॉरी N1 प्लस 1 और N2 नहीं लेना है, यहाँ पे N1 ही लेना है, फिर 2, फिर N1 प्लस 3, फिर N1 प्लस 4, यानी N1 में आप 1 1 1 यानी कि ऐड करते जाओगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरीके से ऐड करते जाओगे, ये आपका हो जाएगा क्या, N2 का वैल्यू, यानी कि जस्ट आप N1 से वैल्यू 1 1 बढ़ाते चल जाओगे। उसके बाद देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इस वैल्यू को, रीडबर्ग कांस्टेंट। 109677 109677 क्या कहते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। The first five of series line that correspondence n1 is equal to 1 2 3 4 5 known as Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fund series। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, बाल्मर, थर्ड वाले को बोलते हैं पास्चन, फोर्थ वाले को बोलते हैं ब्रैकेट एंड 5 वाले को बोलते हैं फंड सीरीज। अब द टेबल आर सीरीज ट्रांजिशन ऑफ द ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम टेबल नीचे पढ़ेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन सीरीज आर ट्रांजिशंस फॉर द हाइड्रोजन एटम। all the of all the elements hydrogen atom has the simplest line spectrum। हाइड्रोजन एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम होता है। देखो यहाँ पे एक टेबल अच्छा सा दिया हुआ है याद करने के लिए कि लाइमन, बाल्मर और पास्चन। देखो यहाँ पे लाइमन अल्ट्रावायलेट में आती है, बाल्मर विजिबल रेंज में आता है, और बाकी जो ये तीनों है पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये इंफ्रारेड में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो द लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा बोर्स मॉडल। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा थोड़ा बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। उससे पहले ये गलत लाइन एक्स्ट्रा हम पढ़ ली यहाँ से। द लाइन स्पेक्ट्रम बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द हैवियर एटम। अब जितना भी लाइन बढ़ते जाता है, ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो एटम हैवियर में यानी कि हैवी होते जाता है। देयर आर हाउएवर सर्टेन feature which are common to all line spectrum, that is line spectrum of elements is unique and there is irregularity in the line spectrum of the each element। ये लाइन को आप लोग नोट करोगे, ठीक है। The questions which arise are what are the reason for these similarities। अब इस सिमिलैरिटी का रीजन क्या है, is it something to do with the electromagnetic structure of atoms। These are the questions need to be answered। We shall find later that the answer to these questions provide the key understanding of electronic structure of these elements। हम लोग आगे इस यानी बोर मॉडल से इस चीज को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे है नील्स बोर, यानी कि 1913 ईस्वी में आए हैं, was the first to explain the quantitatively to general feature of the structure of the hydrogen atom and its spectrum। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अच्छा से जनरल फीचर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को बताए हैं और उसका स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से बताए हैं। He used concept of Planck's, यानी कि प्लैंक्स कॉन्सेप्ट, प्लैंक्स थ्योरी का इस्तेमाल करके इन्होंने इस चीज को अच्छा से बताया। प्लैंक्स कॉन्सेप्ट किस चीज पे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे। द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। थ्योरी जो है इसका वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं आता। इट कैन स्टिल बी यूज्ड इन रेशनलाइज मैनी पॉइंट्स in the atomic structure and spectra। The Bohr model for the hydrogen atom is based on the following postulates। अब थोड़ा सा हम ई डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बोर मॉडल को अच्छे से समझाते हैं। ये देखो एक एनर्जी लेवल बताते हैं, ये जो है ये सारा क्या है, एनर्जी लेवल बता रहा है। सबसे देखो पास्चन में क्या हो रहा है, पास्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको कम लाइन देखने को मिल रही है। उसके बाद बाल्मर सीरीज में क्या होता है, बाल्मर सीरीज ये विजिबल है, तो विजिबल होगा तो विजिबल रेंज हम लोगों को लाइट दिखेगा, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ये विजिबल हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइमन सीरीज है, ठीक है, लाइमन सीरीज है और जो कि अल्ट्रा वायलेट में आता है। ठीक है, और पास्चन के बाद फंड आ जाता है तो वो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि और बढ़ती, यानी कि नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही है, कमते जाएगा। ठीक है, तो जितना भी नंबर ऑफ लाइन बढ़ता है वो हैवियर बनते जाता है। चलो फिर अब बोर मॉडल को अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या होता है, रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, जिसके पास रेडियस उस ऑर्बिट का और एनर्जी दोनों क्या होता है, फिक्स होता है।
दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। उस पाथ को, सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। अब स्टेशनरी स्टेट आर अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखो, दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये बोर साहब का स्टेटमेंट है। दूसरा है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में, वो समय के साथ कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आता है। However, the electron will move from the lower stationary to higher stationary। जब कोई मान लो इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेशनरी से हायर स्टेशनरी की ओर जंप करना होता है, तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। वही जब हायर स्टेशनरी से, मान लो हायर स्टेशनरी से लोअर स्टेशनरी में आएगा, तो एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। उसके बाद द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन द कंटिन्यूस मैनर। और ये जो चेंज ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन का, वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ देखो, एंगुलर मोमेंटम होती है। अब आगे हम लोग देखो कैसे कैसे इसमें पढ़ते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्म। पहले क्या है, इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है जस्ट एज लीनियर मोमेंटम, ये सिमिलर किसके जैसा होता है? जस्ट एज लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। द एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। For an electron of mass me moving in a circular path of radius r around the nucleus, that is angular momentum is equal to I into omega। I मतलब inertia और omega मतलब angular velocity। अब ओमेगा I जो होता है inertia is equal to mass of electron and radius of orbit का स्क्वायर, यानी कि m आर स्क्वायर। और उसी तरह ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। अभी का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब फाइनल जब एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करके इसको, तो निकलेगा एम वी आर। इट मीन्स एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी यानी कि लीनियर मोमेंटम और आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। थर्ड कंसेप्ट क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन absorbed or emitted when the transitions occurs between two stationary state that differ in energy, that is delta E। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, या फिर उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही या फिर इमिट हो रहा, तो उसमें जो चेंजेस आएगा उसको हम लोग देखो n इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल बाई एच, चेंज इन एनर्जी बाई एच, वेयर energy 1 यानी E1 and E2 energies of the lower and higher allowed energy state respectively। This expression is commonly known as Bohr frequency rule। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? Bohr frequency rule कहते हैं। फोर्थ में देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब एंगुलर मोमेंटम जो होती है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इन गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़े हैं एम बी आर। तो m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जब इसको हम लोग n इंटू एच बाई टू पाई। अब n का वैल्यू वही n 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में चलता जाएगा। where m is the mass of electron and v is the linear velocity and r is the radius of the orbit। Thus an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम जिसका क्या होगा? h by 2 pi होगा, उसी ऑर्बिट में क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। Therefore, Maxwell's electromagnetic theory does not apply here। That is why only certain fixed orbits are allowed। अब देखो, the details regarding the deviation of the energy of a stationary state used by Bohr are quite complicated and will be discussed in higher classes। हम लोग कुछ इसके बारे में हायर क्लासेस में भी पढ़ा जाता है। अकॉर्डिंग टू बोर, अब बोर थ्योरी में हम हाइड्रोजन एटम के लिए क्या क्या है पहले देखो। The stationary state for the electron are numbered, n is equal to 1 2 3 4, ये ऐसे होता है। and these integral numbers are called principal quantum number। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये क्या है? क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटम नंबर, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है? उसे n से डिनोट करते हैं और जिसका वैल्यू 1 2 3 4 होता है।
उसके बाद है द रेडियाई ऑफ द फ्रीक्वेंसी द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज, देखो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन ए नोट। अब ए का वैल्यू जो होता है 52.9 पिकोमीटर पीएम। Thus the radius of the first stationary state called Bohr orbit, जिसका जो रेडियस होता है कितना होता है 52.9 पिकोमीटर। Normally the electron in the hydrogen atom is found in this orbit is that is n is equal to 1, n is equal to 1. As the n increase, the value of r will increase. In other words, the electron will be present away from the nucleus. इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से अवे यानी कि दूर में रहेगा, यानी कि हमेशा दूर में रहेगा, वो न्यूक्लियस में नहीं जा सकता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ द इट्स स्टेशनरी स्टेट, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब एनर्जी देखो क्या होता है, ई एन यानी कि ई बराबर यानी एनर्जी बराबर माइनस आर एच इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। एन का वैल्यू पता ही है, आर एच का मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है जूल में 2.18 इंटू 10 इंटू पावर 18 जूल। ठीक है। The energy of the lowest states also called the ground states। अब ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी वो ये हो जाएगा, चूंकि n का वैल्यू 1 है, जो कैलकुलेट करके माइनस 2.18 इंटू 10 इंटू पावर माइनस 18 जूल, जो कि सेम रीडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर वही सेकेंड स्टेशनरी स्टेट की बात करेंगे तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, कैलकुलेट करके माइनस 0.545 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल हो जाएगा। ठीक है। अब नील्स बोर का जो थ्योरी है आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब देखो द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एन एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, जो 2.11 में है। When the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0। जब भी इसमें देखो, जब भी क्या है कि when an electron is free from the influence ऑफ द न्यूक्लियस, उस कंडीशन में एनर्जी को क्या करना होता है, जीरो माना जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड इज कॉल्ड आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and is present in the orbit that is n, the energy is emitted and its energy is lowered, and this is the reason for the presence of negative sign in the equation। अब यही वजह रहा है जो यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया जाता है। अब है देखो यहाँ कि व्हाट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम। ये कहानी जो है इसमें आप लोग एक बार पढ़ लेना, जिसमें हम ऑलरेडी बता दिए अभी लाइन पढ़ करके कि कैसे माइनस यहाँ पे आता है। माइनस आने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। तो निकल जब एनर्जी इमिट हो रहा है इसीलिए उस इक्वेशन में माइनस का साइन डिपिक्ट किया जाता है, यानी लिखा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द ions containing only one electron similar to that present in hydrogen atom, that is helium positive, lithium 2 positive, beryllium 3 positive and so on। The energy of the stationary state associated with these kind of ions also known as the hydrogen like species are given expression, और सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जिसमें ये रीडबर्ग कांस्टेंट हो गया और z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z का मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर, z का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, हैज वैल्यूज 2 3 and for the helium lithium atoms respectively। For the above equations it is evident that the value of the energy become more negative and that the radius become smaller with increase of z। ठीक है। This means that electron will be tightly bonded to the nucleus, और यही वजह होता है इलेक्ट्रॉन जो होती है वो टाइटली बॉन्डेड होती है, वो ऑर्बिट से जंप नहीं कर पाता है। उसके बाद है इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। अब ये भी पॉसिबल है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Although the precise equations is not given here, quantitatively the magnitude of the velocity of electron increase with the increase of positive charge on the nucleus। यहाँ पे ये लाइन एकदम ध्यान से समझो, कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक सेकेंड हाईलाइट करना है। यहाँ पे precise equation is not given quantitatively, the magnitude of the velocity of electron increase with increase of positive charge on nucleus। जब भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही होती है तो उसका वेलोसिटी भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद है एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी घटती जाती है। वेलोसिटी क्या होता है, घटती जाती है। अगर मान लो किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और किसी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो जिसमें ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से। तब तक के लिए आप लोग वेट करें।